बजट को गला घोंट रही है, उनका जीएसटी का शेयर भी नहीं देते हैं। तो राज्य सरकारों के पास बजट की कमी की वजह से इन स्कीमों को खत्म किया जाएगा। उनको लड़ती हुई महिलाएं, जंतर मंतर पे आती हुई महिलाएं, नारे लगाती हुई महिलाएं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने डाइस पे उपस्थित सभी हमारी बहनें, भाई साथी और सभी मेरे कॉमरेड साथियों, आज तीसरा दिन है आप लोगों के धरने का। अलग अलग राज्यों से हमारी बहनें अलग अलग दिन आए। मुझे भी मौका मिल गया कि मैं आपके बीच में आखिरी दिन पहुंच पाई। आपने अभी अपना मांग पत्र पूरा सुना अपनी महासचिव से। आंगनवाड़ी फेडरेशन की महासचिव ने आपको सारे पॉइंट्स बताए। पूरे जोश खरोश और गुस्से के साथ नरेंद्र मोदी को जो जो कहना चाहिए उन्होंने कहा, और सरकार के सामने किस तरीके से संघर्ष को हम आगे बढ़ाएं उसके लिए भी उन्होंने कुछ शब्द आपसे कहे। इसलिए मैं तो आपकी मांगे दोहराने नहीं आई हूँ। AITUC से जुड़ी हुई आप सब बहनें हैं, अपनी अपनी आंगनवाड़ी फेडरेशन की और यूनियंस की, और AITUC के लंबे इतिहास से आपको ताकत मिलनी चाहिए और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि AITUC खुद संघर्षों में ही पैदा हुई थी। यूनिटी और लड़ाई, इसके बिना मानव समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई चल रहा था पूरे देश के अंदर, उस समय हमारी यूनियन बनने शुरू हुई थी और यूनियनों ने देश के आजादी के आंदोलन को ताकत दी। अपने लिए लड़ रहे थे कि काम के 8 घंटे हो, काम के स्थान पे सुरक्षा हो, काम के हमको पूरे दाम मिले, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ भविष्य की पेंशन मिले। उन लड़ाइयों को मजदूरों ने पूरे देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में शुरू किया था। और पिछली सदी 20वीं सदी आते आते यूनियनों के आंदोलन तेज हो गए और फिर हमारा राष्ट्रीय संगठन बना, हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रीय संगठन AITUC 1920 में। इस अक्टूबर में आपके 106 साल पूरे हो जाएंगे। एक सदी से ऊपर की संघर्षों की गाथा है AITUC, जिसका झंडा आप थामते हैं। तो जहां मजदूरों की जिंदगी को बेहतर करने की लड़ाई लड़ी गई, वहीं देश को आजाद कराने की लड़ाई को अंजाम पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए। आजाद हिंदुस्तान में जहां मजदूरों की बेहतर जिंदगी करने के लिए संविधान के तहत दिए हुए अधिकारों को जमीन पे उतारने की लड़ाई को आगे बढ़ाया, वहीं इस देश को बनाने में इस देश के श्रमिकों ने, इस देश के मजदूरों ने अपना रोल अदा किया। आपको मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमारे देश के राजनीतिक आंदोलन ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, जब जब वो कमजोर पड़ते थे, जब जब वो धीमे होते थे, AITUC ने हमेशा उस चिंगारी को, जो आजादी के आंदोलन की चिंगारी थी, उसको जिंदा रखा। उस आंदोलन को हमेशा ताकत दी, यहाँ तक कि इस देश को अंग्रेजों से पूरी आजादी मिलनी चाहिए, ये नारा भी AITUC के सम्मेलन से उठा। 1921 के AITUC के सम्मेलन में देश को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, यह प्रस्ताव पारित किया गया। देश के राजनीतिक प्लेटफॉर्म ने उसके 8 बरस के बाद 1929 में इस नारे को अपनाया, लेकिन मजदूर आंदोलन ने उस नारे को सबसे पहले अपनाया, क्योंकि देश में अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता जा रहा था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हजारों लोग इकट्ठे हुए
तो जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों हिंदुस्तानियों को भून दिया गया। उसके बाद देश में असहयोग आंदोलन चला। उस असहयोग आंदोलन में पूरे देश के अंदर एक वातावरण तैयार हो गया कि ये जो जालिम हुकूमत है इसको इस देश में नहीं रहना है। उस बैकग्राउंड में हमारी आईटीयूसी की दूसरी सम्मेलन जो झरिया में हुई, वहां ये प्रस्ताव पास किया गया था। और मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप महिलाएं इस आईसीडीएस में जो लगी हुई है, महिलाओं के बिना स्वतंत्रता आंदोलन पूरा नहीं था। हम अलग अलग सेक्शन के श्रमिक होते हैं, अपने अपने काम की हमारी जो समस्या है उनको रखते हैं, अपनी अपनी मांगों के लिए हम लड़ते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं। पर एक बात को जो हमें याद रखना है, अगर देश सही दिशा की तरफ बढ़ेगा तो हमारी मांगें पूरी होंगी। अगर देश गर्त में जाएगा, पीछे को जाएगा, प्रगति करने की बजाय बड़े बड़े अरबोपति और खरबोपतियों की जेबों में डाल दिया जाएगा, किसी भी श्रमिक हिस्से की मांगें पूरी नहीं हो सकती। इसको हमें याद रखना है और विशेष करके महिलाओं को याद रखना है। महिला परिवार का केंद्र बिंदु होती है। वो इस सृष्टि में नया जीवन देती है और वो उस नए जीवन को जिसको देती है उसकी परवरिश करती है उस बच्चे की। वो अपने घर परिवार में सुख और आराम चाहती है। वो जिन बच्चों को पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है, उनके हाथों को काम देना चाहती है। वो नहीं चाहती कि समाज उनको नशे में धकेल दे या भाला, त्रिशूल, तलवार पकड़ा के उनसे गुंडागर्दी कराए, धर्म के नाम से नफरत फैलवाए, जाति के नाम से मारपीट करवाए। वो नहीं चाहती है। वो घर में भी शांति चाहती है, घर के बाहर भी चाहती है, देश में भी शांति चाहती है, दुनिया में भी शांति चाहती है। वो नहीं चाहती है कि अमेरिका और इजराइल पैलेस्टीनियंस को मारे, अमेरिका और इजराइल ईरानियों को मारे, स्कूलों पे हमले करें, अस्पतालों पे हमले करें, काम के स्थानों पे हमले करें, सारे ब्रिजेस को तोड़ डालें। दुनिया के किसी कोने की महिला युद्ध नहीं चाहती, शांति नहीं चाहती, समाज के अंदर अफरा तफरी नहीं चाहती, नफरतों के सारी बाधाओं को वो तोड़ना चाहती है। और इसीलिए अपने आंदोलनों को सिर्फ अपनी मांगों तक सीमित ना रखते हुए इसको समझना होगा कि जो हुकूमतें हैं वो कौन है, जो सरकार में बैठे हैं कौन है, वो आपके हित का काम क्यों नहीं करते, वो अडानी और अंबानी के धन दौलत को बढ़ाने में क्यों लगे हुए। उसको समझे बिना हम अपने आंदोलनों को जो धार मिलनी चाहिए, जो दिशा मिलनी चाहिए, वो नहीं दे सकते। इसलिए याद रखिए, आप में बहुत ताकत है। हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था 1857 में, जिसको अंग्रेजों ने कहा ये विद्रोह है, हमारे देश के लोगों ने कहा ये स्वतंत्रता आंदोलन, पहला स्वतंत्रता आंदोलन है। क्या उस पहले स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी को आप रानी झांसी, चांद बीबी, बेगम सुल्ताना का नाम लिए बिना, उनके संघर्षों और कुर्बानियों को याद किए बिना उस पहले स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी को कह सकते हैं? वो कहानी कभी पूरी होगी? महारानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ में बांध के घोड़े के ऊपर सवार होके तलवार लेके मैदान में उतरी थी। उसने पीठ नहीं दिखाई, वो कुर्बान हो गई उस युद्ध के अंदर। कितनी वीरांगनाओं ने आजादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामनाथ, मनमथ नाथ, जितेंद्र नाथ दास, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, कितने नौजवानों के नाम लिए जा सकते हैं जो आजादी के आंदोलन में कूदे। उन आजादी के आंदोलन में कूदे हुए क्रांतिकारियों की पीछे से रीढ़ की हड्डी कौन था?
उनके कम्युनिकेशन को कौन संभालता था? उनकी सुरक्षा की कौन सोचता था? महिलाएं थी। दुर्गा भाभी के नेतृत्व में वो महिलाएं क्रांतिकारियों के लिए एक मजबूत स्तंभ थी। और इस तरीके से वो नमक सत्याग्रह हो, दांडी मार्च हो, वो चिटागोंग आर्मरी की स्ट्रगल हो, गुरिल्ला वारफेयर हो, हर जगह पे महिलाओं ने अपना रोल अदा किया है। इसलिए हम इस देश को आजाद कराने में और इस देश को बनाने में जो रोल अदा किए हैं, आज इस देश के अंदर आज की राजनीति सही या गलत क्या है, उसके अंदर दखल देने का हम पूरा अधिकार रखते हैं। मैं आपसे इसीलिए ये कहने के लिए यहाँ विशेष करके पहुंची हूँ कि उन सब खतरों को भांपते हुए जो आज हो रहा है, जिसकी तरफ मेरे पहले वक्ताओं ने भी ध्यान दिलाया, उनको भांपते हुए अपने इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए जो खतरे हैं चारों तरफ, उनको समझना हमारे लिए जरूरी है। जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा उठा, बापू गांधी को मालूम था कि अंग्रेज ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, तो फिर आंदोलन कैसे शुरू होगा? उन्होंने किस पे भरोसा किया? नौजवान अरुणा पे भरोसा किया। अरुणा भूमिगत थी, अंडरग्राउंड थी। बापू गांधी ने उनको कांटेक्ट किया और कहा, मुझे तुझ पे भरोसा है, तुम गिरफ्तार नहीं होवोगी। मुझे भरोसा है तुम बॉम्बे के उस मैदान में पहुंचोगी जहां लोग इकट्ठा होंगे, वहां से भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उठाया जाएगा। ये काम तुमको पूरा करना है। तुम वहां पहुंचोगी, भाषण दोगी, झंडा फहराओगी और भारत छोड़ो आंदोलन आखिरी कील ठोकी जाएगी अंग्रेजी राज में और उनको इस देश से भगाया जाएगा। अरुणा बापू गांधी के विश्वास पे खरी उतरी और वो बॉम्बे पहुंची। अंग्रेजों की पुलिस तो लगातार उसको खोज रही थी और जब वो जल्दी से डायस पे पहुंची, पुलिस वाले देख रहे हैं कि कौन है, वो तो वहां पहुंची, भाषण दी, झंडा फहराई, भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज करके, इससे पहले कि पुलिस को समझ में आता यही तो है जिसको ढूंढ रहे हैं। जब तक उनको समझ में आया, अरुणा वहां से गायब हो चुकी थी। तो पहली आजादी की लड़ाई से लेके अंग्रेजों को आखिरी धक्का देने की लड़ाई तक महिलाओं का रोल था। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आज हमको समझना है। यहाँ पंडा कह रहे थे, महिलाओं का इस्तेमाल करके सरकार डिलिमिटेशन के कानून को पास कराना चाहती थी, हमें ढाल बनाना चाहते थे और वो ढाल बन नहीं पाए, वो कामयाब नहीं हो पाए, उनकी चाल फेल हो गई। पार्लियामेंट में पहली बार इस 11 बरस में नरेंद्र मोदी की सरकार को करारा तमाचा लगा है। वो अपने उस बिल को पास नहीं करा पाए। उन्होंने सोचा महिलाओं को मूर्ख बनाया जा सकता है। जनाब, हम समझते हैं यही वो जगह है, पुलिस वालों को मालूम है जो सुन रहे, यही वो जगह है जहां हमारी पहलवान बच्चियां थी, गोल्ड मेडल लेके आने वाली, जिनके साथ शोषण का व्यवहार था बृजभूषण का, और उस बृजभूषण को पूरी की पूरी शय नरेंद्र मोदी की सरकार से थी। जो गोल्ड मेडल लेके आई वो यहाँ गुहार कर रही है, हमें न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आती है, एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है, उसके ऊपर केस नहीं होता है। और जिस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन वो बृजभूषण अंदर था प्राइम मिनिस्टर के साथ, और हमारी बच्चियों को सड़क के ऊपर घसीटा जा रहा था, उनके मुंह के ऊपर बूट रखे जा रहे थे पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। मैं उन व्यक्तियों को क्या दोष दूं, उनको यही हुक्म था कि ये करो, ये किया उन्होंने। हम जानते नहीं कि बिल्की बानो के अपराधियों को कैसे बीजेपी की सरकार ने माफी कर दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आने वाली बिल्किस बानो अल्टीमेटली उनको फिर से सलाखों के पीछे पहुंचवा पाई।
समाज के सभी प्रगतिशील हिस्सों के समर्थन से, यह हम जानते हैं। और मणिपुर की बात तो यहाँ साथियों ने की, वो सारे किस्से आपको मालूम है। अपने आप को देशभक्ति की बात करने वाले, इनके पास कोई जवाब है कि कारगिल युद्ध के आर्मी के हीरो छुट्टी पे आए हुए मणिपुर के अंदर, और उस आर्मी पर्सन के, कारगिल हीरो के, उसकी पत्नी को उसकी आंखों के सामने भीड़ ले जाती है। एक देश के हीरो की पत्नी को नंगा किया जाता है, उनके साथ बेइज्जती होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए केवल वो बच्चियां ही नहीं, माइतीज हो या कुकीज हो, हमारी बहनों के साथ जो अन्याय हुआ, तो ये सरकार तो अपने वार वेटरन्स या वार के अंदर अभी भी फौजों में रहने वाले वार हीरोज, उनकी भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। इनसे क्या उम्मीद हम करेंगे? इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? मैं आपसे कहना चाहती हूं, जब पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी